Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the second lesson of physics series, that is a gravitation. So gravitation ये lesson हम यहाँ पर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं. Okay, in the last lecture we have studied about the variation in the value of g, that is the variation in the value of acceleration due to gravity due to the change in altitude and depth. ठीक है, मतलब जैसे हम अल्टीट्यूड चेंज करेंगे तो जी का वैल्यू किस तरीके से चेंज होता है, जी का वैल्यू अपने पास क्या आता है वो अपन ने यहाँ से पढ़ा. देन डेप्थ के अंदर अगर हम जाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट डेप्थ के ऊपर अगर हम कंसिडर करते हैं, कोई पार्टिकल कंसिडर करते हैं तो उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या रहेगा, ये भी अपन ने लास्ट लेक्चर में यहाँ से कंप्लीट किया था. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट एंड द न्यू पॉइंट, दैट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ये अपना न्यू पॉइंट है, ये अपने को यहाँ से कवर करना है. पहले तो हम यहाँ पर जान लेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और फिर हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द सिंपल एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. फिर हम यहाँ से देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअली एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. One of the sentence I have written on the board. Let us try to understand what is the meaning of this sentence. Okay, so let us see the work done. Okay, the work done. Now what do you mean by work done? Work done क्या होता है? Work done is one of the physical quantity. ठीक है, वर्क डन क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं. ओके, सो वर्क डन इज अ फिजिकल क्वांटिटी which is the when force is applied on the object, okay, and there will be a displacement in that object, then we can say that work is done there. ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन, वो ऑब्जेक्ट उसका लोकेशन चेंज करेगा, यानी कि डिस्प्लेस होगा. इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं. ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और वो ऑब्जेक्ट अगर उसकी पोजीशन चेंज करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, तभी हम कहेंगे कि वहां पर वर्क डन हुआ है. ओके, सो यहाँ पर वर्क डन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. सो द वर्क डन अगेंस्ट, अब यहाँ पर वर्क डन होने वाला है अगेंस्ट, मतलब अपोजिशन में. किससे अपोजिशन के अंदर वर्क डन होने वाला है? देखो आगे लिख रखा है मैंने, द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स. ठीक है, सो फोर्स के अगेंस्ट में यहां पर काम होने वाला है. द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इन ऑर्डर टू चेंज. अब यहां पर फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन होने वाला है, क्या चेंज करने के लिए, क्या किस लिए ये वर्क डन होने वाला है? इन अपोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द फोर्स. देखते हैं. So in order to change configuration of an object, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए. ओके, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट होकर ही ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना मतलब क्या? जो ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल्स है उनकी पोजीशन या फिर उनके अरेंजमेंट के अंदर चेंज लाना, चेंज करवाना, इसी को हम कहते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर चेंज करना है. सो वी हैव टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ से चेंज करने वाले हैं. ओके, और या फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे या फिर क्या चेंज करेंगे? टू चेंज द पोजीशन. ठीक है, और टू चेंज द पोजीशन, पोजीशन चेंज करने के लिए. ओके, पोजीशन किसका चेंज करेंगे? पोजीशन, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने के लिए टू ए पर्टिकुलर पोजीशन, कोई पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने के लिए, इसी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी.
ठीक है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बताऊंगा और जब हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से, बहुत एकदम अच्छे से क्लियर ये यहाँ पर हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो सबसे पहले डेफिनेशन को फिर से समझते हैं कि द वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन होने वाला है अगेंस्ट द फोर्स, फोर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, अब ये वर्क डन क्यों होने वाला है? चेंज करने के लिए। क्या चेंज करने के लिए? ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन या फिर ऑब्जेक्ट का पोजीशन, एक कोई पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें वहां पर वर्क डन करना होगा और ये जो वर्क डन रहेगा दैट विल बी दी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन के अगेंस्ट डायरेक्शन में ये वर्क डन यहाँ पर होने वाला है। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में, लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा रहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है, या फिर जो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट विच इज इन द मूविंग स्टेट, या फिर जो ऑब्जेक्ट मूव करता है, मोशन में होता है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, लेकिन ये एक हम अब 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं तो अपना स्टैंडर्ड भी यहाँ पर बढ़ चुका है। हमारी डेफिनेशन बनाने का, डेफिनेशन लिखने का तरीका भी कुछ हटके यहाँ पर होना चाहिए। सो दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए। ओके, सो every system tries to minimize its potential energy. ओके, एवरी सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हर एक सिस्टम जो होता है वो ट्राई करते रहता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे, मिनिमाइज रहे, कम से कम रहे। ओके, सो एवरी सिस्टम, हर एक जो सिस्टम होता है ऑब्जेक्ट्स का, तो वो क्या करता है? ट्राइज टू मिनिमाइज, ट्राई करते रहता है मिनिमाइज करने के लिए। क्या मिनिमाइज करता है? मिनिमाइज करना मतलब कम करना। ओके, सो मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए ट्राई करते रहती है कोई भी सिस्टम। ओके, एवरी सिस्टम, हर एक सिस्टम को क्या पसंद है? उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रहनी चाहिए। ठीक है, ये हर एक सिस्टम को पसंद होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम रहना उसको पसंद है, मतलब उसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहना, यही उस ऑब्जेक्ट को पसंद है। उसको वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट आए वाला उस ऑब्जेक्ट को पसंद आने वाला नहीं है। ठीक है, हम अब यहाँ पर ये समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का यहाँ पर सपोर्ट लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के बेसिस के ऊपर हम ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, जिस एग्जाम्पल के अंदर अपने पास एक स्प्रिंग है जो कि एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। ओके, दिस इज आवर रिजिड सपोर्ट। ओके, और यहां से हमने क्या किया है? एक स्प्रिंग को अटैच किया है। दिस इज आवर स्प्रिंग। ठीक है, ये मेरा एक स्प्रिंग है और ये दूसरा एंड है इस स्प्रिंग का। ओके, सो स्प्रिंग हैज द टू एंड्स, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द लास्ट और द सेकंड एंड। पहले एंड को मैं यहाँ पर लेबल करता हूँ, सपोज दिस इज ए एंड, और दूसरे लेबल को हम यहाँ पर करेंगे दैट इज द बी एंड। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है जो कि एक रिजिड सपोर्ट से हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। ठीक है, जब ये स्प्रिंग रेस्ट कंडीशन में है, अभी ये स्प्रिंग कोई भी टाइप का कॉम्प्रेशन, कोई भी टाइप का यहाँ पर ये स्ट्रेच या फिर कोई भी टाइप का यहाँ पर कॉम्प्रेशन इस स्प्रिंग के अंदर नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये जो स्प्रिंग है वो रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, ये रेस्ट कंडीशन में है और रेस्ट कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। सो दिस हैविंग अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में ही रहना या फिर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी उसकी रहना, यही उसको पसंद होता है। ओके, सो इस स्प्रिंग की रहेगी दैट विल बी द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, इस स्प्रिंग का मिनिमम होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस स्प्रिंग हैविंग अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इस स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा काफी मिनिमम, काफी कम पोटेंशियल एनर्जी इसका रहने वाला है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट केस है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। सपोज दिस इज द फर्स्ट केस, ये मेरा पहला केस है। अब दूसरे केस में अगर मैं क्या करता हूं, देखो सेम अपना ये रिजिड सपोर्ट मैं यहां से ड्रॉ कर दूंगा, दिस इज अवर रिजिड सपोर्ट, ये मेरा रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो मेरा स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम क्या करने वाले हैं, इस बी एंड से स्ट्रेच करने वाले हैं या फिर इसको पुल करने वाले हैं। ओके, व्हेन वी पुल दिस स्प्रिंग फ्रॉम द बी एंड, द स्प्रिंग गेट स्ट्रेचेस एंड देयर विल बी अ रेयर फ्रैक्शन और यू कैन से दैट देयर विल बी अ स्ट्रेच इन दैट स्प्रिंग। ठीक है, जैसे ही मैं बी एंड से इसको होल्ड करूंगा और खींचने वाला हूं, पुल करने वाला हूं, तो इस स्प्रिंग के अंदर इलांगेशन डेवलप हो जाएगा। ओके, सो इलांगेशन विल बी डेवलप इन दैट स्प्रिंग और ये स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेच होने के बाद हम देखते हैं ये किस तरीके से हमें नजर आएगी। सो ये स्ट्रेच होने के बाद इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स के गैप है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आने वाला है। ठीक है, सो ये जो एंड है ये मेरा ए एंड है और ये जो मेरा एंड है दिस विल बी दी बी एंड। ओके, ये मेरा ए एंड है, ये मेरा बी एंड है। ठीक है, अब इस केस में अब ये जो स्ट्रिंग है अपनी, ये जो स्प्रिंग है, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स यहां पर क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे बिल्कुल ही। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएंगे और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पर डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या फिर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी विल गेट इंक्रीज। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो क्या होने वाली है, यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है, बढ़ने वाली है। ठीक है, चलो, सो दिस इज अ बी सिनेरियो और बी सिचुएशन। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम स्प्रिंग के साथ, हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तीसरे सिनेरियो के अंदर हम जाते हैं। सपोज ये क्या है मेरा, दिस इज अवर रिजिड सपोर्ट, ये मेरा एक रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, और रिजिड सपोर्ट से क्या है, यहाँ पर एक सिंपल स्प्रिंग हमने अटैच की है जो कि हम उसको कंप्रेस करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो मेरा बी एंड है इस स्प्रिंग का, अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, और ये एक्चुअली ये तो स्प्रिंग है अपना, ये क्या होगा, यहाँ से डिस्टर्ब ही होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी डिस्टर्ब ही होने वाली है। सो इनके बीच में गैप्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाएंगे अगर हम इसको कंप्रेशन देंगे या फिर कंप्रेस करेंगे तब। ठीक है, सो ये कंप्रेस करने के बाद का मेरा पिक्चर है। सपोज दिस इज अ सी सिनेरियो और सी सिचुएशन इज देयर। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेंगी, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर डिस्टर्ब होने वाली है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी विल गेट चेंज या फिर इंक्रीज भी आप लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इधर भी चेंज होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ जब मेरा स्प्रिंग रेस्ट कंडीशन में है तब उसी कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है वो मिनिमम होता है, और वही अपने स्प्रिंग को पसंद है। जैसा ऑब्जेक्ट है, जैसा रेस्ट में ऑब्जेक्ट है, उसे रेस्ट में ही रहना पसंद होता है। इस तरीके से ये जो स्प्रिंग है उसको इसी तरीके से रेस्ट में स्टेशनरी रहना पसंद है, क्योंकि उसी केस में, उसी स्टेट में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट थ्रो आउट किया है, एवरी सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हर एक सिस्टम उसके मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को अचीव करना चाहता है। देखो, अब मैंने यहाँ पर इसको खींच दिया या फिर स्ट्रेच कर दिया इस स्प्रिंग को और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होगा, इसके अंदर स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, कंप्रेस होगा, स्ट्रेच होगा, कंप्रेस होगा, स्ट्रेच होगा, कंप्रेस होगा। क्या ये कंटिन्यूअसली यहाँ पर होते रहने वाला है क्या? नहीं, ये कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट्स के लिए होगा और फिर से अपना जो स्प्रिंग है सेम स्टेट में कंटिन्यू होंगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो मेरा स्प्रिंग है फिर से ये क्या करेगा, उसके ओरिजिनल पोजीशन के अंदर, उसके ओरिजिनल शेप के अंदर, उसके ओरिजिनल
स्टेट के अंदर आएगा। ठीक है, मतलब हर एक सिस्टम क्या करता है, फिर से उसी स्टेट के अंदर जाता है जिसके अंदर रहना उस ऑब्जेक्ट को पसंद है। मतलब फिर से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वहां पर मिनिमाइज हो जाएगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी। ठीक है, सो ये हमने यहां से समझा। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल की अगर यहां पर बात करते हैं, सपोज नेक्स्ट एग्जांपल की मैं यहां पर बात करता हूं। सो एग्जांपल नंबर 2 आई विल टेक ओवर हियर। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल हम यहां पर कंसिडर करेंगे, ये अपना पहला एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल के अंदर मैं बात करूंगा एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन दी surface of the earth. That object having minimum potential energy and the earth also having minimum potential energy for that object okay। नाउ ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इस एग्जाम्पल के अंदर क्या मुझे कहना है आपसे, मैं यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे बता देता हूँ। सपोज ये जो मेरा पाम है, दिस इज अ सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, ऐसा आपने यहाँ से कंसीडर कर लेना है। और ये एक अपने पास ऑब्जेक्ट है जो कि मैं अर्थ के सरफेस पे इसको रखने वाला हूँ। मैंने इसको यहाँ पर अर्थ के सरफेस के ऊपर रख दिया है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की स्टेट कौन सी है, ये ऑब्जेक्ट मेरे रिस्पेक्ट में तो मोशन नहीं कर रहा है, या फिर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन में है, ऐसा हम कंसीडर यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट कंडीशन में है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, मिनिमम। ओके, सो दिस ऑब्जेक्ट हैविंग द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, बहुत ही कम पोटेंशियल एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट की। ओके, सो दिस ऑब्जेक्ट हैविंग अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड अर्थ also having minimum potential energy for that object। मतलब अर्थ की और इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मिनिमम है, और इन दोनों को ऐसे ही रहना यहाँ पर पसंद है। ठीक है, इतनी बात हो गई। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर नहीं रखना, मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर के जाना है। ये हाइट के ऊपर मुझे ये ऑब्जेक्ट को लेकर के जाना है। क्या करना पड़ेगा अपने को, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट के ऊपर लेकर के जाना है तो क्या करना होगा, ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करना होगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना होगा। फोर्स कौन से डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को हमें ऊपर लेकर के जाना है। ओके, सो वी विल होल्ड दिस ऑब्जेक्ट एंड टेंड टू पुल दिस ऑब्जेक्ट अपवर्ड और थ्रो लाइक दी अपवर्ड। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, ऐसा होल्ड करूंगा और ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर के डायरेक्शन में। मतलब ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस लोकेशन तक जा रहा है, कब, जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब। ठीक है, मतलब अगर आपने फोर्स अप्लाई किया और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। ठीक है, सो इसे हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के ऊपर, तब हम कहते हैं कि फिजिक्स की लैंग्वेज में वहां पर वर्क डन हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। यहां से हम ऑब्जेक्ट को यहां पर लेकर के जा रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो। ओके, यू आर डूइंग द वर्क डन। ओके, नाउ यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द फोर्स, आप एक फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। अब कौन सा फोर्स रहेगा, अब ये क्या है, अपनी अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर लेकर के जब जाऊंगा तो अर्थ जो है उसके वो जो क्या करेंगी, इस ऑब्जेक्ट को नीचे पुल करने का ट्राई करेगी, और वो जो पुलिंग फोर्स है, वो जो अर्थ इसके ऊपर अप्लाई करने वाली है इस ऑब्जेक्ट पे,
नीचे की और नीचे की तरफ, तो वो कौन सा फोर्स है? दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में आप क्या करने वाले हो? वर्क डन करने वाले हो। ओके, सो वर्क डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, समझ में आ गया? मतलब आधा डेफिनेशन आपका यहां से क्लियर हो गया। ओके, देखो, सो द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इन ऑर्डर टू, अब देखो, अब यहां पर वर्क डन क्यों करना है हमें? क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्ट को यहां पर नहीं रखना है, हमें इस ऑब्जेक्ट को यहां लेकर के जाना है। मतलब वी हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हमें यहां पर इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या करना है? चेंज करना है। यहां से हमें इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लेकर के जाना है। इतने हाइट के ऊपर मुझे ये ऑब्जेक्ट यहां पर चाहिए है। सो पोजीशन चेंज करने के लिए आपने क्या किया है? वर्क डन किया है अगेंस्ट दी फोर्स। इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज दी GPE। इसी को हम कहेंगे दैट विल बी दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है इसी को। ठीक है, मतलब आप वर्क डन करोगे अगेंस्ट दी डायरेक्शन ऑफ और अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स इन ऑर्डर टू चेंज दी पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। इसी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज सिंपली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो यहां पर एक सिंपली हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन हम यहां पर देखेंगे, लेकिन एक्चुअल एक्सप्रेशन हमें देखना ही है। लेकिन एक सिंपल एक्सप्रेशन हम यहां पर देखेंगे, दैट इज U or du. What do you mean by du? U is nothing but a symbol for the potential energy. पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो U पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है। और जब भी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के अंदर D या फिर डेल्टा आता है तो हम क्या कहते हैं उसे? चेंज। ओके, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू दैट इज अ फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि वर्क डन का ये डेफिनेशन हमें यहाँ पर, या फिर वर्क डन का ये सिंपली यहाँ पर क्या है? फॉर्मूला है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम W भी लिख सकते हैं, दैट इज वर्क डन। ओके, सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू फोर्स, मतलब फोर्स लगाएंगे तब क्या होगा? देखो, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ था, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ओके, सो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट को सपोज मैं यहाँ से dr से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो du इज इक्वल टू F इंटू dr। ये एक सिंप्लीफाइड अपने पास में यहाँ से इक्वेशन बन सकता है। दिस इज अवर सिंपल इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, लेकिन अब यहाँ पर साइन की बात करते हैं। देखो, वर्क डन आप किधर कर रहे हो? वर्क डन का जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड है, और अगेंस्ट फोर्स वाला जो डायरेक्शन है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड में है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एट द डाउनवर्ड एंड वर्क इज डूइंग एट द अपवर्ड, और वर्क इज डनिंग और वर्क इज देयर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। काम हमारा ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है। दोनों के डायरेक्शन चेंज, मतलब साइन कौन सा रहेगा? नेगेटिव। ओके, सो du विल बी माइनस ऑफ F इंटू dr। ओके, सो du विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ F इंटू dr, कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा और पोटेंशियल या फिर वर्क डन का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है। ओके, सो दिस इज अ सिंपल पार्ट रिगार्डिंग दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो आई होप आपको यहाँ से ये समझ आ गया होगा, आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन या फिर एक्सप्रेशन क्या है, उसके लिए हम यहाँ पर वर्क करेंगे। ओके, सो लेट अस सी expression for ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। GPE मैं यहाँ पर उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ। सो GPE मीन्स दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन लेना है, एक्सप्रेशन कंसीडर करना है। चलो, अभी हमने एक एक्सप्रेशन देखा, उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर फिर से लिखना चाहते हैं। सो देखेंगे दैट इज अ du u is nothing but the potential energy, d is nothing but the change in potential energy. Okay, so that will be equals to F into that is a dr
ओके, एफ इंटू डी आर, यही अपन ने यहाँ से कंसिडर किया है। डी आर को हम आर भी कंसिडर कर सकते हैं, आर भी हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं। लेकिन ये जो मेरा फोर्स है, जो अगेंस्ट वाला फोर्स है आपके एग्जाम्पल के अंदर, वो कौन सा फोर्स है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं यहाँ पर एफ जी भी लिख सकता हूँ। ओके, सो डी यू विल बी इक्वल्स टू एफ जी इंटू डी आर। यहाँ पर हम साइन कौन सा लेंगे? नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वर्क डन का डायरेक्शन आपका अपवर्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। ओके, सो डी यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ जी इंटू डी आर। ये यहाँ पर क्या रहेगा? एक्सप्रेशन रहेगा, इक्वेशन रहेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं लेबल कर देता हूँ, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहला इक्वेशन है, ऐसा हम यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं। अब जो मेरा एफ जी रहेगा, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके लिए इक्वेशन क्या होता है? एफ जी के लिए मेरे पास इक्वेशन है, दैट इज अ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर विथ नेगेटिव साइन। देखो, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये क्या है? दिस इज ए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये आर क्या है? दिस इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर। ओके, सो आर कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर। आर कैप मेरा क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, ऐसा हमें यहाँ से कंसिडर करना है। अब ये माइनस साइन यहाँ पर कैसे आया? देखो, ये माइनस साइन यहाँ पर आया इसके लिए, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सपोज ये अपनी अर्थ है, ओके, दिस इज अवर अर्थ, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। अर्थ का ये क्या है? सेंटर है। ठीक है, अब कोई भी जो मास रहेगा वो अर्थ के सेंटर के तरफ डायरेक्ट होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ डिस्टेंस की, तो हम डिस्टेंस ऊपर की तरफ इस तरीके से गिनते हैं, इस तरीके से काउंट करते हैं। मतलब r का डिस्टेंस है ऊपर, m का डिस्टेंस है नीचे, दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसके लिए यहाँ पर निगेटिव साइन है। ठीक है, सो ये जो वैल्यू है मैं क्या करूंगा? यहाँ पर रखूंगा और इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, सो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बाय टेकिंग द लिमिट्स, दैट इज आर आई एंड आर एफ। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है मेरा यहाँ से, उसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे इन द लिमिट्स आर आई एंड आर एफ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आर आई एंड आर एफ? आर आई इज नथिंग बट द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करनी होंगी हमें उस ऑब्जेक्ट की, एंड आर एफ इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आर एफ। इन दोनों की लिमिट्स में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलो, किस तरीके से करना है? सो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, लिमिट्स क्या है इंटीग्रेशन के? आर आई आर एफ। ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर भी लिमिट लगाएंगे आर आई एंड आर एफ, बाकी सेम एज इट इज रहेगा, दैट इज माइनस ऑफ एफ जी इंटू डी आर। ओके, एफ जी इंटू डी आर, ये एज इट इज यहाँ पर कंटिन्यू हम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है? देखो, आपके पास में एफ जी का वैल्यू है। ओके, इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर सकते हैं। ऐसा एरो आपने नहीं बताना है, आपने लिखना है बाय सब्सटीट्यूटिंग द इक्वेशन नंबर सेकंड इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो ये एफ जी का वैल्यू मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा इस इक्वेशन के अंदर। सो कैसा लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को? ये जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द डेल्टा यू। ये मेरा डेल्टा यू है, डेल्टा मतलब चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं? देखो, सो इंटीग्रेशन ऑफ आर आई आर एफ, ये मेरा निगेटिव साइन है इसका। ठीक है, इसके बाद एफ जी का वैल्यू क्या है? माइनस, दैट इज माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर, वो भी लिख देते हैं यूनिट वेक्टर आर इंटू दी, आगे क्या है मेरा? डी आर है। ठीक है, अब ये आर यूनिट वेक्टर को हम यहाँ से नेग्लेक्ट आउट कर सकते हैं और इस डी आर को हम यहाँ पर अंदर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो आप थोड़ा, यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये जो जी एम एम है, इसको हम क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं। देखो, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, दैट विल बी दी प्लस। सो जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, या फिर डिवाइडेड बाय वाला जो टर्म है वो मैं अंदर ही यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, सो देयर विल बी अ सिंपल इंटीग्रेशन, डायरेक्ट स्टेप में यहाँ पर लेता हूँ, दैट इज अ डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको यहाँ पर लिमिट लगाएंगे आर एफ, सॉरी आर आई एंड आर एफ। ठीक है, सो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगाता हूँ, सो यहाँ से ये r और ये r स्क्वायर के नीचे का r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो ये r और ये r कैंसिल होगा, क्या बचेगा इस इक्वेशन के अंदर? इस इक्वेशन के अंदर क्या बचने वाला है? जी एम एम, और यहाँ से r कैंसिल हो गया, मतलब 1 डिवाइडेड बाय क्या बचेगा? यहाँ पर r बचेगा। ठीक है, चलो इसके आगे का जो डेरिवेशन है इधर ले लेते हैं।
ओके, सो दिस इज नथिंग बट द डी यू, या फिर हम डेल्टा यू कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। सो दैट इज अ जी एम एम, ओके, जी एम एम इन ब्रैकेट, ओके। सो ये है मेरा 1 डिवाइडेड बाय आर, सो 1 डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पर लिमिट्स है आर आई एंड आर एफ, ठीक है। अब इन लिमिट्स को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, एक बार आर आई लिमिट लेना है, दूसरी बार आर एफ लिमिट लेना है हमें यहाँ से। सो जी एम एम इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर आई माइनस 1 अपॉन आर एफ, ये मेरे क्या है यहाँ से सिंपली लिमिट्स है, ओके। सो दिस विल बी दी लिमिट्स, ये यहाँ से हम लिमिट्स कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट दी डेल्टा यू। ये भी एक इक्वेशन उसके लिए रह सकता है, या फिर आप सिंप्लीफाइड कर सकते हो और इसको आर आई की जगह पे आपने लेना है इन्फिनिटी और आर एफ की जगह पे आपने प्लेस करना है दैट इज आर, ठीक है। सो ये दोनों चीजें अगर हम यहाँ पर प्लेस आउट करते हैं सो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन, डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू जी एम एम इन ब्रैकेट 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है। इस इक्वेशन को सिंपली हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा डेल्टा यू दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर डी यू भी इसे लिखा जा सकता है, मैं इसको डी यू लिख देता हूँ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर। सो दैट विल बी देयर माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाय दिस विल बी दी आर, ठीक है। सो ये मेरे पास में एक एक्सप्रेशन आ चुका है दैट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ओके। सो दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज आवर एक्सप्रेशन अबाउट दी फॉर दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो हमने यहाँ पर देखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये दोनों के बारे में हमने इंफॉर्मेशन एज वेल एज एक्सप्रेशन यहाँ पर कवर अप किया है, ओके। सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।